हेलो एवरीवन, मैं हूँ सतनाम कौर और मैं हूँ राज सिंह वर्मा। ये कोई टाइम है आने का? व्हाई यू आर सो लेट? सो सॉरी, शादी करके आ रहा हूँ अभी। ओह, सो नाउ यू आर हैप्पीली मैरिड? यस, नाउ शी इज हैप्पी एंड आई एम मैरिड। व्हाट डू यू मीन? हाँ, डोंट आस्क मी। यहाँ आते आते 50 फोन कॉल भी आ गए। आई गॉट डिलेड। सॉरी। ओके, इज लॉट ऑफ एडजस्टमेंट्स नाउ। यस। सो मुझे ऐसा लगता है कि एडजस्टमेंट तो औरतों को ज्यादा करना पड़ता है यार, और तुम हम पे डाल रहे हो। मुझे बताओ, एडजस्ट करते कहाँ हैं मर्द? अरे अभी बोला ना कि यहाँ आते आते 50 कॉल आ गए। कहाँ हो? मैंने कहा गाड़ी में हूँ, हॉर्न बजा के दिखाओ। हॉर्न बजाना भी सीख लिया मुंह से भी। कभी दोस्त कम ऑन, ये छोटी छोटी चीजें एडजस्टमेंट होती है। एक औरत को अपने सरनेम से लेकर हर चीज चेंज करनी पड़ती है, एडजस्ट करनी पड़ती है शादी के बाद। दिस इज एडजस्टमेंट। एंड व्हाट अबाउट अस? What about you? अरे What are you adjusting? हमें टाइम पे उठना पड़ता है। सुबह सुबह उठो, रात को घर वापस आओ, दोस्तों के साथ मत जाओ। कहाँ थे, किसके साथ थे, कब थे, क्या खाया, क्यों खाया। Oh my God! तो मुझे लगता है दिस इज अ नेवर एंडिंग डिबेट। तो इसके ऊपर आज जो हमारा टॉपिक है वो है एडजस्टमेंट आफ्टर मैरिज लाइफ। तो इसके ऊपर हम अपने पैनलिस्ट से ही जानते हैं कि एक्चुअल में ये एडजस्टमेंट है क्या और मैरिज के बाद इसका क्या महत्व है। आइए इंट्रोड्यूस करते हैं हमारे पैनलिस्ट और एक्सपर्ट्स को। सबसे पहले विंग कमांडर मिसेस निष्ठा मलिक। हमारी आज की दूसरी एक्सपर्ट से मिलते हैं भारती नायक जी। आपका स्वागत है। नमस्कार। अब हम स्वागत करते हैं मिसेस तनु मोंगिया जी। नमस्कार। हमारे साथ आज है बीके ब्रह्म कुमारी उषा दीदी। आज का हमारा टॉपिक है एडजस्टमेंट आफ्टर मैरिज। तो इसके ऊपर एक छोटी सी रिसर्च की है, आइए देखते हैं इस वीडियो को। जब दो लोग शादी के बंधन में बंधते हैं तो उनकी नई जिंदगी की शुरुआत होती है, जिसमें दोनों के कुछ कमिटमेंट्स होते हैं तो दोनों की कुछ प्रायोरिटीज होती हैं, जिसके चलते उन्हें कुछ एडजस्टमेंट्स करने होते हैं। लड़कियां एक नए परिवेश में कदम रखती हैं, जिसमें उन्हें कुछ चुनौतियां फेस करनी पड़ती हैं। लड़कियां अपना घर छोड़कर एक नए घर में प्रवेश करती हैं। लड़की अगर शादी से पहले ही वर्किंग है तो नए घर में उसे घर की जिम्मेदारियों के चलते नौकरी छोड़नी पड़ती है। वहीं दूसरी ओर कई बार घर की परिस्थितियों के चलते उसे नौकरी करनी भी पड़ती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि वो दो तरफी जिम्मेदारियां निभाती है, कभी स्वेच्छा से तो कभी परिवार के दबाव में। और यदि इस दौरान वह गर्भ धारण की अवस्था से गुजरती है तो यह जिम्मेदारी कई गुना बढ़ जाती है, जबकि इस दौरान उसे परिवार के अन्य सभी सदस्यों के सहयोग की जरूरत होती है। इस सब के चलते एक लड़की की स्वतंत्रता निरंतर प्रतिपादित होती रहती है। अतः परिवार का फर्ज है कि इन सभी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के लिए उसका मनोबल बढ़ाएं, उसे सहयोग करें और उसके साथ खड़े रहें। तो जब हम शादी की बात करते हैं और शादी में एडजस्टमेंट की बात करते हैं तो महिलाओं को शादी के बाद बहुत एडजस्ट करना पड़ता है, ऐसी मान्यता है। सरनेम से लेकर हमारे बिहेवियर, हमारा माहौल, वातावरण, फ्रेंड सर्कल, खाना पीना, ये सब चेंज हो जाता है। तो आज इसी बात पे हम चर्चा करते हैं और हमारे साथ इसके ऊपर हैं हमारी आज की पहली पैनलिस्ट मिसेस निष्ठा जी से। तो चलिए जानते हैं विंग कमांडर निष्ठा मलिक जी के बारे में। विंग कमांडर निष्ठा मलिक पैशनेट और एंथुसियास्टिक वुमन है। आप जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के बिना मानव जाति के बीच समानता और न्याय के लिए अग्रसर हैं। आपका मानना है कि अगर हम नेक इंटेंशन से काम करें तो कठिन परिस्थितियों में भी कुछ भी आसानी से हासिल कर सकते हैं। राजयोग मेडिटेशन ने जीवन के पहलुओं के प्रति आपके दृष्टिकोण को अत्यधिक प्रभावित किया है। आप एक सफल गृहिणी और कामकाजी महिला हैं। आप अनप्लेजेंट सर्कमस्टेंसेस में भी अपने साहस से उन्हें पार कर हर परिस्थिति में खुश और सदा पॉजिटिव रहती हैं। अब
First of all, I would like to thank Brahm Kumaris for calling me on this show. And Satnam Ben, once we discuss on this topic, I would like to bring out, before we discuss about the challenges, we need to understand what is the institution of marriage. एक शादी का जो इंस्टीट्यूशन है बहुत सेक्रेड इंस्टीट्यूशन माना जाता है हिंदुस्तान में भी और बाकी बहुत कंट्रीज़ में भी। हो सकता है कि वेस्टर्न वर्ल्ड में इसकी अब उतनी सैंक्टिटी नहीं रह गई है, बट इंडिया में अभी भी ये एक बहुत सेक्रेड बंधन है जिसमें दो परिवारों का मिलन होता है। चैलेंजेस को समझने से पहले मैरिज को समझते हैं। मैरिज जो है, एक जो विवाह होता है वो समागम है एक्सपेक्टेशंस का, परसेप्शंस का, आपके इंडिविजुअल पर्सनालिटी का, आपके गोल्स का इन अ सोसाइटी एंड योर पर्सनल गोल्स इन अ लाइफ। सो जब हमें इस चीज़ की क्लैरिटी हो जाएगी, जिसको हम चैलेंजेस बोलते हैं, वो हमें तब चैलेंजेस नहीं लगेंगे। बिकॉज जब हम जो भी कोई लड़की या लड़का किसी शादी के बंधन में जब बनने जाते हैं, उनको वो उस बारे में ना सोचें, वो उसको एज अ चैलेंज ना लें, वो एज अ न्यू लाइफ शुरू करने के हिसाब से शादी करें। लेकिन बातें जो सोसाइटी में जो परसेप्शंस बने हुए हैं वो उसको एक चैलेंज में कन्वर्ट कर देते हैं। राइट। सो जो वो सुनता है कि ओके शादी के बाद में, जैसे अभी राज भाई बोले कि शादी के बाद में दोस्तों से नहीं मिल सकते, ऐसा नहीं है। बट देयर हैज टू बी अ डिसिप्लिन इन एवरीथिंग दैट कम्स इन दिस इंस्टीट्यूशन ऑल्सो। इस एक सफल शादी के लिए और सफल जीवन जीने के लिए मैं कहती हूँ डिसिप्लिन की बहुत जरूरत है। Right. आपको दोस्तों से नहीं मिलना इज नॉट अ रेस्ट्रिक्शन, बट आपको अब उस नए जीवन साथी को भी टाइम देना पड़ेगा। राइट। आपको उसको वो उतना बैलेंस स्ट्राइक करना पड़ेगा। देन आपकी एक्सपेक्टेशंस एक दूसरे से, उसका भी बैलेंसिंग बना के चलना पड़ेगा। Right. जब तक आप उस चीज को बैलेंस नहीं करेंगे तो आपको वो रेस्ट्रिक्शन ही लगेगी, आपको वो बंधन लगेगा। Right. जबकि एक इतना प्यारा बंधन है कि जिसमें आपको एक नई फैमिली मिलती है, नए लोग मिलते हैं, आपको कुछ नया सीखने को मिलता है और आप जीवन में आगे बढ़ते हैं इन अ सोसाइटी एज वेल एज अ इंडिविजुअल, बिकॉज यू हैव गॉट समबडी टू लुक अप टू, यू हैव गॉट समबडी with whom you can share yourself and your experiences without any, without being judged. जब आप शादी करते हैं तो आपका जो जीवन साथी है, इसीलिए उसको जीवन साथी बोला जाता है। राइट। माँ बाप जीवन साथी नहीं होते, भाई बहन जीवन साथी नहीं बनते, वो जीवन साथी है क्योंकि वो सुख दुख उतार चढ़ाव, आपकी इमोशनल जर्नी, आपकी फिजिकल जर्नी, आपकी प्रोफेशनल जर्नी, सब में वो आपके साथ रहेगा। राइट। जब हम इस बात को समझ जाएंगे तो ये रेस्ट्रिक्शंस कभी आड़े नहीं आएंगे, ये रेस्ट्रिक्शंस नहीं होंगी, आप इसको एंजॉय करेंगे। आई थिंक ये माइंडसेट को चेंज करने की ज़रूरत है। ज़्यादातर यूथ आजकल मैरिज से इसलिए भी घबरा रहा है क्योंकि उन्हें लगता है कि रिस्ट्रिक्शंस आ जाएंगे, हम बंधन में आ जाएंगे। तो ये एक माइंडसेट को चेंज करके समझने की ज़रूरत है। एक चीज़ और हमने नोटिस की है, आज की तारीख में लोग कमिटमेंट नहीं करना चाहते हैं। हमने देखा है शादियां पहले बहुत जल्दी हो जाती थी, अब काफ़ी समय तक शादी होती दिखाई नहीं देती है और कमिटमेंट फोबिया हो गया है कि दे डोंट वांट टू गेट कमिटेड टू रिलेशनशिप। तो हम इस पर कुछ इंसाइट्स चाहेंगे मिसेस तनु मुंगिया जी से, लेकिन वो इंसाइट्स दे उससे पहले हम इनके बारे में थोड़ी बातें जानते हैं। तनु मुंगिया, आपका जन्म जालंधर पंजाब में हुआ। उन्होंने 1994 में सेंट बीच कॉलेज जालंधर पंजाब से ग्रेजुएशन किया और आपको बेस्ट स्टूडेंट के अवार्ड से सम्मानित किया गया। आपने पंजाब यूनिवर्सिटी से मास्टर्स इन फ्रेंच किया। 1996 में आपकी शादी फॉर्मर क्रिकेटर नयन मुंगिया से हुई। आप एक बिजनेसमैन वुमेन है और ऑनेस्ट सर्जिकल कंपनी की ओनर है। आप कई एनजीओ से जुड़ी भी हुई हैं। आप ब्रह्म कुमारी राजयोग मेडिटेशन से पिछले 4 वर्षों से रेगुलरली जुड़ी हुई हैं और राजयोग को सफल जीवन जीने का आधार मानती हैं। आप रिलेशनशिप काउंसलर हैं और कपल्स और पेरेंट्स की काउंसलिंग भी करती हैं। आप अपने एंथुसियाज्म और एनर्जी के लिए जानी जाती हैं। थैंक यू राज जी।
थैंक यू फॉर द क्वेश्चन। तो मुझे लगता है कि आजकल के जो बच्चे हैं, आजकल की जो जनरेशन है, वो कमिटमेंट से डर रही है। दैट्स वेरी वेरी ट्रू, बिकॉज वो एक कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं। वो जो कर रहे हैं, जैसे हैं, बिकॉज फाइनली, जैसे निष्ठा जी ने बहुत सुंदर तरीके से बताया, दैट इट्स अ सीक्रेट इंस्टीट्यूशन। मैरिज एक बहुत सुंदर इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे दो फैमिलीज़ मिलती हैं, लेकिन फिर उसके साथ साथ ऑफ कोर्स जो आज का हमारा टॉपिक है कि एडजस्टमेंट्स इन मैरिज लाइफ, एडजस्टमेंट्स भी तो करने पड़ते हैं साथ साथ में। और आजकल के बच्चे शायद उतना एडजस्ट करना ना जानते हैं और ना चाहते हैं, इसीलिए अपने कंफर्ट, इसलिए कमिट नहीं करते हैं। Here I would like to share my experience after marriage also, लेकिन उसके पहले जस्ट बताना चाहूँगी कि एक छोटी सी लड़की होती है, उसका एक ड्रीम होता है। आई थिंक हर लड़की का एक सपना होता है कि वो बड़ी होगी, एक राजकुमार आएगा, उसे शादी करेगा, उसे ले जाएगा, ऐसे करके काफ़ी सपने संजोती है वो। और ऐसे ही सपने मेरे भी थे, और आई वॉज़ वेरी लकी, एक्चुअली आई वॉज़ वेरी ब्लेस्ड दैट हाँ, वो एक राजकुमार आया, लाइक नयन जी वॉज one of the most eligible bachelors of his time. He was playing for the country. तो मुझे वो मिले तो एक बहुत जैसे एक सपना सा लग रहा था कि वो सच हो गया। अच्छा लग रहा था, लेकिन उसके बाद वो रियलिटी कम्स इन, कि आप जब घर जाते हैं, आप इन लॉज के साथ होते हैं, एक्चुअली उन्हें लगता है, बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस आ जाती हैं। हमें लगता है कि हम न्यूली मैरिड हैं, हम बाहर से आ रहे हैं उनके घर पर, तो उन्हें हमें समझना चाहिए। और उन्हें लगता है कि ये जो लड़की आई है, इसे यहाँ पर एडजस्ट करके रहना चाहिए, बिकॉज दिस इज़ आवर होम एंड शी इज़ कमिंग इनटू दिस न्यू फैमिली, तो इसे एडजस्ट करना चाहिए। तो वो एक्सपेक्टेशंस दोनों तरफ से होने लग जाती हैं, एंड दैट इज़ द टाइम जब थोड़ी सी प्रॉब्लम्स शुरू हो जाते हैं। तो यही हुआ था कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस, क्योंकि हम टोटली डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं। वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि क्यों ऐसा होता है। जैसे दीदी से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा था कि एडजस्टमेंट का आधार होता है अंडरस्टैंडिंग, और हमें ये बताया जाता है बचपन से कि बेटा आपको एडजस्ट करना है, शादी हो जाएगी ना, आपको एडजस्ट करना है। तो पहले तो ये समझना, मुझे वो समझ नहीं आता था। एडजस्ट मतलब क्या? सहन करना, बिना मतलब सहन करना, कितना सहन करना अगर कोई कुछ कह रहा है तो। और हर वक्त ये लगता था कि नहीं, मैं कहीं ना कहीं सही हूँ और उन्हें लगेगा कि वो सही है, तो शायद इसे, लेकिन अंदर में हम एडजस्ट करते हैं। यहाँ पर मैं आई वुड लाइक टू ऑल्सो ऐड दैट नाउ आई एम एसोसिएटेड विद द ब्रह्मा कुमारीज। 4 साल हो गए हैं, मैं रेगुलर स्टूडेंट हूँ राजयोगा की। ऑल्सो आई एम एलिजिबल फॉर टीचिंग। तो मुझे अभी बहुत गहराई हो गई है इस सब्जेक्ट के बारे में, द ब्यूटिफुल वे ऑफ लिविंग, किस तरह से जीना चाहिए। तो अब जब मैं समझती हूँ, मुझे बहुत बहुत रिग्रेट होता है कि क्यों मुझे ये जो ज्ञान है, इतना सुंदर ज्ञान, मुझे पहले क्यों नहीं मिला। क्योंकि शायद मेरी लाइफ बहुत डिफरेंट होती, मैं लाइफ को बहुत अलग तरीके से उस वक्त भी ले सकती थी। तो उस वक्त पर लगता था अगर किसी ने कुछ कह दिया तो बुरा लग जाता है, हर्ट फील होता है। चलो एडजस्ट कर लिया कि कुछ कहा नहीं, आगे कुछ जवाब नहीं दिया, क्योंकि उतना माँ बाप ने सिखाया है, संस्कार दिए हैं कि नहीं, यू आर नॉट, बड़ों के आगे बोलना नहीं है, नहीं बोला तो हमें लगता है हमने एडजस्ट किया। लेकिन एक्चुअली एडजस्ट कर रही थी मैं, क्योंकि अंदर में तो मैं बहुत नेगेटिविटी शायद क्रिएट कर रही थी, बिकॉज हर्ट इज़ अ नेगेटिविटी, हर्ट इज़ अ नेगेटिव इमोशन। उन्होंने कुछ कहा, मुझे ठीक नहीं लगा, मैंने हर्ट क्रिएट किया और नेगेटिव हो गई। और मुझे क्या लग रहा है, क्योंकि मुंह पे तो मैं बहुत अच्छी हूँ, बिहेवियर से तो मैं उनसे बहुत अच्छे से प्यार से ही बात कर रही हूँ, लेकिन वो चीज़ें तो खराब ही होती जा रही है ना, रिश्ता तो सही नहीं बन पा रहा, समझ नहीं पा रहे एक दूसरे को। तो अब जाके समझ में आता है कि दैट इज़ नॉट रियल एडजस्टमेंट, वो सही एडजस्टमेंट था ही नहीं। मुझे लग रहा था कि मैं एडजस्ट कर रही हूँ, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि वो भी तो मेरे साथ एडजस्ट ही कर रहे थे, लेकिन वो भी सही नहीं कर रहे थे, हम भी। तो कहीं ना कहीं कुछ छोटी छोटी चीज़ें आई थिंक हर लड़की को फेस करना पड़ता है, इन लॉज को अपनी तरफ से फेस करना पड़ता है कि जैसा वो एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसी लड़की नहीं है। तो ये
अब जाके समझ में आता है कि बहुत सुंदर ज्ञान जब मुझे मिला, आपका लाइफ की तरफ देखने का नज़रिया बदल जाता है, पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है कि ओके, कभी किसी ने कुछ कहा तो किस तरह से उस चीज़ को लेना है। हर्ट मतलब मुझे, इट्स माई चॉइस, नाउ आई गेट टू नो इट्स माई चॉइस, मुझे हर्ट फील करना है या नहीं फील करना है। वो मुझे ये राज योगा ने सिखाया बहुत सुंदर तरीके से कि अगर किसी ने कुछ कहा, वो उनका स्वभाव संस्कार है, वो मैं अंडरस्टैंड करूं। वी बिकम मोर कंपैशनेट एंड दैट इज़ व्हाट आई हैव बिकम। आई हैव सीन अ चेंज इन माई सेल्फ, ड्रास्टिक चेंज इन माई सेल्फ, इन माई थिंकिंग। ओके, आई वॉज वेरी फ्लेक्सिबल, आई वॉज वेरी डाउन टू अर्थ शुरू से, लेकिन अंदर में वो नहीं था जो अब आया है, ये जो समझ। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मुझे ये ज्ञान शुरू से मिल गया होता, कितना अच्छा हो जाता ना, हम एक दूसरे को और अच्छे से समझ पाते। चलो दूसरे को ज्ञान नहीं है, मुझे ये भी चीज़ समझ में आई है कि घर में, पूरे घर में सिर्फ एक को भी ये ज्ञान होगा ना, तो भी घर स्वर्ग बन सकता है। राइट, बहुत ब्यूटीफुली आपने तनु जी अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, थैंक यू सो मच। जैसे कि एक मान्यता बनी हुई है, हम शुरू से एडजस्टमेंट के ऊपर बात कर रहे हैं और मैम ने भी बताया कि एक्चुअली समझना पड़ेगा कि एडजस्टमेंट है क्या। हम ये सोच के कि एडजस्ट करना ही, अंदर ही अपने जो डिज़ायर्स हैं, अपनी इच्छाएं हैं, उन्हें भी मारते रहते हैं। बहुत बार छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, लेकिन बहुत बार कुछ बड़ी चीज़ें भी ऐसी होती हैं जहां आपको एडजस्ट करना पड़ता है। तो उस टॉपिक के ऊपर थोड़ा हम बात करते हैं और हमारे साथ है आज लाइफ कोच भारती नायक जी। आइए इनके बारे में जानते हैं और फिर इसके ऊपर इनसे जानेंगे कि इनकी क्या राय है। भारती नायक एक लाइफ कोच हैं, जिनका मानना है कि एक बीज भी अपने शेल से खुद को पुश करने के बाद ही अंकुरित होता है। इसी तरह हमें भी जीवन में सफल होने के लिए अपनी सीमाओं को आगे बढ़ाना चाहिए। वो कहती हैं कि एक शब्द जो उनके पूरे जीवन को परिभाषित कर सकता है, वो है परिवर्तन। आपने अपने जीवन में कई बदलाव देखे हैं और बहुत संघर्ष किया है। आप एक सर्जन बनना चाहती थी, हालांकि आपको अपना सपना छोड़ना पड़ा क्योंकि 19 साल की उम्र में आपकी शादी हो गई और आपको कॉलेज छोड़ना पड़ा। लेकिन ये रिश्ता लंबा नहीं चला और आपको 24 साल की उम्र में इससे बाहर निकलना पड़ा। आपने खुद को कॉलेज में फिर से नामांकित किया और स्वर्ण पदक के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की। भारती जी कहती हैं कि 7 साल के एजुकेशन गैप के बाद नई पीढ़ी के साथ एडजस्ट करना उनके लिए थोड़ा मुश्किल था, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। आपने ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिलीज स्टडीज में पोस्ट ग्रेजुएशन भी कंप्लीट किया। आप एक प्रोक्रेस्टिनेशन ब्रेक थ्रू स्ट्रेटेजिस्ट और लाइफ कोच हैं। आपने कई देशों की यात्रा की है और पिछले 17 वर्षों से इस क्षेत्र में हैं। थैंक यू सो मच सतनाम, थैंक यू राज। एडजस्टमेंट, ये शब्द सुनकर ही एक खिंचाव सा महसूस होता है, एक दबाव सा महसूस होता है और हमें लगता है कि हम क्यों एडजस्ट कर रहे हैं, हम क्यों ये एडजस्टमेंट में फंसे हुए हैं। सो अगर आप देखोगे तो एडजस्टमेंट हर एक इंसान कर रहा है अपनी लाइफ में, कहीं ना कहीं, किसी न किसी मोड पे। मैंने भी मेरी लाइफ में बहुत एडजस्टमेंट्स किए। मेरा पहला एडजस्टमेंट, गॉट मैरिड एट द एज ऑफ 18, जहाँ पर मुझे था कि मुझे पढ़ना है। बोलती रही कि मुझे पढ़ाई करने दो, बट नहीं। एट द एज ऑफ 18 आई गॉट मैरिड। एट द एज ऑफ 19 आई हैड अ बेबी गर्ल इन माई हैंड। अनदर एडजस्टमेंट। सो किस चीज़ का एडजस्टमेंट था वो? एडजस्टमेंट ऑन माई बॉडी, एडजस्टमेंट ऑफ द एनवायरनमेंट, और किस तरह से आप इन लॉस के साथ, एक बच्चे के साथ, एक 19 साल की, जिसको एक एस्पिरेशंस होते हैं, एक होता है कि मुझे लाइफ में कुछ करना है, जहाँ पे मैं कह रही थी कि मुझे पढ़ाई करनी है, डॉक्टर बनना है, बट वहाँ पर एडजस्टमेंट आ गया। सो पता ही नहीं चला कि वो एडजस्टमेंट करते करते कब वो एक अब्यूज़ में कन्वर्ट हो गया, कब वो टॉर्चर में कन्वर्ट हो गया। और वो सारे जो इतने सारे साल जो निकाले, मुझे लगा शायद मैं एडजस्ट कर रही हूँ, मुझे लगा शायद मेरी बच्ची को भी मुझे यही सिखाना है, और मैं वही करती रही। बट एक होता ना, एक
एक वो मोमेंट आता है आपकी लाइफ में When you realize. जब आपको होता है कि अब बस ये एडजस्टमेंट नहीं है, ये आप अपनी लाइफ के साथ क्या कर रहे हो। सो वो एडजस्टमेंट नहीं रहता है। वो कब फील होता है? When you are unhappy inside. यस Right. एंड वो मोमेंट जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये एडजस्टमेंट नहीं है, ये अपने आप को और अपनी बेटी की लाइफ के साथ खिलवाड़ हो रहा है, मैं शायद वहाँ से बाहर निकल गई। बाहर निकल के मुझे नहीं पता था मुझे क्या करना है, बस आ गई। सोचा कि शायद लाइफ फिर से शुरू करेंगे। सो जैसे जैसे धीरे धीरे सारे पीसेस को ढूंढना शुरू किया कि लाइफ में कौन से वो चीज़ें हैं जो मुझे फिर से अपने आप खड़े रहने की वो शक्ति देंगे। सो वो अपना जर्नी शुरू किया और करते करते मैं एक ऐसे लेवल पे पहुंची जहाँ पे मैंने बहुत सारे मास्टर्स में मैंने ह्यूमन डेवलपमेंट, साइकोलॉजी, ह्यूमन बिहेवियर, वो सारी साइंस पढ़ाई की। और करते करते मुझे रियलाइज़ हुआ, और आज जब मैं कोचिंग देती हूँ, मेरे बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स हैं, बहुत सारे लोग हैं जो रिलेशनशिप को लेके मेरे पास आते हैं। सो मैं उनको दो चीज़ बताती हूँ जो मैंने मेरी लाइफ में रियलाइज़ की है। सो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन यू कॉम्प्रोमाइज़ एंड यू आर फ्लेक्सिबल। जब आप बोलते हो कि मैंने एडजस्ट किया, जैसे तनु ने कहा मैंने एडजस्ट कर रही थी बट अंदर हर्ट फील कर रही थी, सो दैट वाज नॉट एडजस्टमेंट, दैट वाज कॉम्प्रोमाइजिंग विथ योर लाइफ। सो जब आप दूसरों को खुश रखते हो बट अपने आप को हर्ट करते रहते हो, अपने आप को बोलते हो ठीक है कोई बात नहीं, पर दूसरे खुश हो रहे हैं, दैट इज़ कॉम्प्रोमाइजिंग इन दैट सिचुएशन। हमने उसको एडजस्टमेंट का नाम दे दिया। बट जब आप फ्लेक्सिबल बनते हो, उसका मतलब है कि मैंने दूसरों को भी खुश रखा और मैं खुद भी खुश हूँ। इट इज़ माई चॉइस, और वो चॉइस से मैं वो कर रही हूँ बिकॉज आई एम हैप्पी। सो जब मैं खुश हूँ तभी तो मैं वो खुशी दे सकती हूँ। सो आई एम फ्लेक्सिबल इन दैट सिचुएशन एंड आई एम वर्किंग टुवर्ड्स दैट सिचुएशन। सो वहाँ पे वो एडजस्टमेंट नहीं है, वहाँ पे मैंने अपना फ्लेक्सिबिलिटी दिखाया बिकॉज आई एम हैप्पी एंड आई एम मेकिंग अदर्स हैप्पी टू। If I call that as an adjustment, then yes, that's an adjustment. But nobody in this world can understand what, if I say adjustment in married life, what at a deeper level the adjustment that a girl does. Nobody can understand. वो किस चीज़ से निकलती है, गुजरती है, आप सोच भी नहीं सकते हो। So that's the difference between compromise and flexibility. Another thing I always tell my participants is, अगर आपको adjust करना है, I would like to quote Dr. Guru Narayan ji here. I read this in his book. He said, you only need to change one thing. हम कहते हैं daughter in law, father in law और mother in law, हम वो law word use करते हैं. Why don't we change the word law and put love? And we say, she is my daughter in love, she is my father in love. Now you talk about adjustment and you see how the world changes. True. Beautiful. Very well said. Very beautiful. भारती जी ने बहुत अच्छा इंसाइट दिया। इनफैक्ट आई फील सो प्रिविलेज्ड कि you shared your personal experiences, and definitely as a man it expanded my horizon. So honestly, gratitude. लेकिन एक बहुत शब्द आपने यूज़ किया एडजस्टमेंट और फ्लेक्सिबिलिटी का, तो मुझे दो बातें याद आ गई। दीदी की गीता का इंटरप्रिटेशन में भी वो था, सहन शक्ति और सहनशीलता। शीतलता भी एक शब्द मैंने बहुत पहले बचपन में सुना था, तो मैंने जोड़ा है दीदी। ये अभी जस्ट यू कैन करेक्ट इफ़ आई एम गोइंग रॉन्ग एज अ मैन। मुझे लगा कि जैसे हम एडजस्ट करते हैं तो सहन शक्ति रखनी बहुत ज़रूरी है। हर घर में सुनाया जाता है, हम सुनते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप खुश नहीं हो तो आपको बीमार कर रही है वो सहन शक्ति। तो सहन करते हुए अंदर शीतलता कैसे रखें, अपना प्याला कैसे भरें प्यार का, खुशी का, तब हम जाके उनको दे पाएँ। सो देयर हैज़ टू बी अ बेस ऑफ लव एज शी मेंशन्ड राइट नाउ। जब रिलेशनशिप लव
के ऊपर आ जाएगी, देन ओनली वी कैन बी फ्लेक्सिबल। एडजस्टमेंट से हम फ्लेक्सिबल पे जा सकते हैं। एंड प्लस वन थिंग आई वांट टू ऐड कि बहुत बार हमें वो लिमिट नहीं पता होती है कि कब तक वी हैव टू एडजस्ट। इसके ऊपर हमने कुछ जनता के व्यूज़ लिए हैं, आइए देखते हैं उनकी कुछ बाइट्स। मेरा नाम पूजा है और मैं पंजाब से हूँ। आजकल जैसे वैसे तो बहुत समाज चेंज हो चुका है, लेकिन फिर भी जो एक सास है वो अपनी बेटी और बहू में बहुत ज़्यादा फ़र्क करती है। तो ऐसा क्यों? देखो, आप एक बेटी है तो वो उसी तरह का इंसान है जैसे बहू है, लेकिन सास क्या करती है, बात बात पे उसको कहती है कि तुम्हें तो ये करना पड़ेगा, तुम्हें सारी घर की जिम्मेवारी देखनी पड़ेगी। और एट द सेम टाइम वो बेटी को ये चीज़ें नहीं कहती। क्यों? समाज को इस पे अपनी सोच को चेंज करना पड़ेगा। बेटी और बहू में कोई फ़र्क नहीं है। जिस दिन मेरी मैरिज हुई वहाँ से मेरे चैलेंजेस स्टार्ट हुए, क्योंकि हम लोगों ने लव मैरिज की थी और मेरे इन लॉज ने मुझे उतना एक्सेप्ट नहीं किया था। मेरे इन लॉज थोड़े से विलेज साइड के थे और मैं दिल्ली से थी, तो उनको लगता था कि ये जो लड़की आई है हमारे यहाँ शायद मेरे बेटे को हमसे अलग करने के लिए आई है। स्टार्टिंग में तो बहुत ही अजीब तरीके से टॉर्चर होता था। मेरे इन लॉज ने मुझे एक्चुअली एक्सेप्ट ही नहीं किया था डे वन से, कि खाना भी नहीं मिलता था। तो हम मार्केट में जैसे सब्जी भी खरीदनी होती है तो 2 रुपए में 5 बैंगन आते थे उस टाइम पर। 2 हम सुबह खाते थे, 2 शाम को खाते थे और 1 हम एक्स्ट्रा रखते थे कि बीच में अगर भूख लगे। ऐसे वाले चैलेंजेस थे मेरी लाइफ के। जो मेरे फ्रेंड्स मेरे साथ शुरू से हैं उनको मेरे ये चैलेंजेस पता है। वो तो 5-7 ही होते हैं, वो हैं मेरे आज भी मेरी लाइफ में। वो मेरे क्योंकि उन्होंने मेरे को मेरी हार्डशिप में ग्रूम भी किया। उन्हीं की शक्ति से मैं यहाँ पर ग्रूम हुई और इतनी बनी। लेकिन मेरे पास्ट के साथ में लर्निंग भी मेरी बहुत थी। वही मेरे इन-लॉज जो मेरे को कभी खाना नहीं देते थे, कुछ नहीं देते थे, मैं हमेशा कहती थी कैद में है बुलबुल। ये मैं टैग लगाती थी अपने साथ। और अब वही इन-लॉज हैं कि वो सांस भी नहीं लेते हैं मेरे बिना। आज वो फेज है। कब तक वी हैव टू एडजस्ट, तो वहाँ पर भी मैं चाहूँगी कि दीदी आप बताएं कि वो लिमिट कैसे हम डिसाइड करें। जी दीदी, और एक चीज़ पे आप हाईलाइट करें दीदी। आज की तारीख में जैसे हम देखते हैं शादी करते हैं बेस्ड ऑन मे बी फिजिकल अपीयरेंसेस, जिसकी वजह से कुछ समय बाद उन्हें पता चलता है इट्स नॉट वर्किंग, एडजस्ट करना पड़े। तो एक बेसिस क्या होना चाहिए? काफ़ी बातें हम सुनते हैं कि देयर हैज़ टू बी ए बिगर पर्पस इन लाइफ, जिस पे आप दोनों यूनाइट होते हैं। तो छोटी छोटी चीज़ें आप नज़रअंदाज करते हो बिकॉज आपका प्यार किसी बड़े पर्पस से है एंड यू कैन बी टुगेदर फॉर ए लॉन्ग टाइम। तो आप इस चीज़ पे थोड़ा सा इल्यूमिनेट करें कि एडजस्टमेंट की नौबत ना आए, ऐसे क्या वैल्यू सोसाइटी में क्रिएट हो, हम कैसे अपने आप को इन्वॉल्व करें, ये नेगेटिव शब्द की नौबत ही ना आए। इससे पहले मिलते हैं हमारे आज की 4th पैनलिस्ट और उनके बारे में जानते हैं। वो आध्यात्मिक फील्ड में रही हैं और उनका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। ब्रह्म कुमारी उषा दीदी जी। पीके उषा दीदी, आप माउंट आबू में स्थित ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के हेडक्वार्टर्स में एक सीनियर राजयोग टीचर हैं। आपने चीन, जर्मनी, ब्रिटेन, आयरलैंड, यूएसए, यूएई जैसे अनेक देशों में आध्यात्मिकता की ऊषा बिखेरी है। उषा दीदी के नाम के साथ जो विषय सदा ही जुड़ा आया है वह है रिविलेशन ऑफ स्पिरिचुअल सीक्रेट्स ऑफ रामायणा एंड भागवत गीता। आपने 2004 से अभी तक इन 2 महाग्रंथों पर अध्ययन कर देश विदेश में हो रहे आयोजनों में आध्यात्मिक रहस्यों का उद्घाटन किया है, जो सभी धर्मों के अनुयायियों को मान्य एवं हृदय स्पर्शी अनुभव के साथ साथ मंत्र मुग्ध कर देता है। आपका तर्कसंगत और मननशील व्यक्तित्व बेजोड़ है। आप टीवी चैनल्स पर दिखाए जाने वाले अनेक स्पिरिचुअल शोज की लोकप्रिय प्रवक्ता हैं। साथ ही आपको आपकी ओजस्वी वाणी के लिए
अनेकों सम्मानों से नवाजा गया है, जिसमें मुख्य है हॉल ऑफ फेम अवार्ड, जो कि पब्लिक रिलेशंस काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से 2011 में दिया गया। तो बहुत सुंदर कहा कि भाई एडजस्टमेंट एक नेगेटिव शब्द है, और फ्लेक्सिबिलिटी जो आपने कहा कि फ्लेक्सिबल होना चाहिए, और कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, लेकिन ये नौबत क्यों आती है? इस बात के ऊपर मैं सोच रही थी। तो शायद बचपन से लेकर के हमारे अंदर कुछ ऐसी चीज़ डाली जाती है जिस कारण फिर बड़े होकर हमें एडजस्ट भी करना पड़ता है, क्लैशेस भी होती है, और बहुत सारी चीज़ों से हमें गुजरना पड़ता है। पहले के ज़माने में जब घर में एक बच्चा और एक बच्ची होती है, तो बच्चा जो होता है, कहा जाता है कि साइंस में कि हमारे ब्रेन के 2 हेमिस्फीयर होते हैं, एक लेफ्ट ब्रेन होता है, राइट ब्रेन होता है। लेफ्ट ब्रेन लॉजिकल होता है और राइट ब्रेन जो है इमोशनल होता है। तो जब हमारे घर में लड़का होता है तो लड़के को हमेशा लेफ्ट ब्रेन टैप किया जाता है। तू एक लड़का है, यू शुड बी करेजियस, तुम्हें हमेशा हर बात में लॉजिकल होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, माना उसका लेफ्ट ब्रेन ज़्यादा हैमरिंग होता है। और इसी तरह अगर घर में लड़की होती है तो उसका ज़्यादातर राइट ब्रेन हैमरिंग होता है कि देखो यू आर अ गर्ल, आपको सबको प्यार से लेकर के चलना होगा, यू हैव टू टॉलरेट, आपको सुनना भी पड़ेगा, सहन भी करना पड़ेगा। अगर कोई तुम्हारा भाई तुमसे कोई मस्ती भी करता है तो तुम्हें सहन करना है। तो उसका हमेशा राइट ब्रेन डेवलप होता है, टैपिंग होता है। और फिर जब वो लड़का लड़की एक गृहस्थ में जाते हैं तो नेचुरल है कि गर्ल जो है राइट ब्रेन से फंक्शन करती है, बॉय जो है लेफ्ट ब्रेन से फंक्शन करते हैं, तो एक बैलेंस्ड हो जाता था। लेकिन आज के युग में क्या होता है कि लड़के का लेफ्ट ब्रेन टैपिंग होता है, यू शुड बी करेजियस, यू शुड बी लाइक दिस, यू शुड बी बोल्ड, यू शुड बी दिस, है ना। और लड़कियों का भी कहीं ना कहीं माँ बाप लेफ्ट ब्रेन ही टैप करते हैं कि तुम लड़की है, कम थोड़ी है, तुम्हें भी करेजियस होना चाहिए। और इसी तरह से आज लड़कियां हर फील्ड में आगे आ गई है क्योंकि उसका लेफ्ट ब्रेन टैप हुआ है। अब जब वो गृहस्थ में जाते हैं और जब हस्बैंड भी लेफ्ट ब्रेन से फंक्शन करता है और वाइफ भी लेफ्ट ब्रेन से फंक्शन करती है, तो वहां पर क्लैशेस होते हैं। क्योंकि राइट ब्रेन से जो बैलेंस करना होता है वो बैलेंसिंग नहीं हो रहा है। राइट। अब जब दोनों लेफ्ट ब्रेन से ही फंक्शन करते हैं तो नेचुरल है वो क्लैशेस इतने बढ़ जाते हैं, और वहाँ अंडरस्टैंडिंग या एडजस्टमेंट, वो सोचते हैं मैं कर रही हूँ, वो सोचता है मैं कर रहा हूँ, और फिर आखिर वो टूटना ही है, अलग होना ही है। लेकिन स्पिरिचुअलिटी, अब यहाँ पर मैं स्पिरिचुअलिटी को ले आती हूँ। स्पिरिचुअलिटी हमें यही सिखाती है दोनों ब्रेन एक साथ टैप करो, लेफ्ट ब्रेन भी करो ऑन द बेसिस ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज, क्योंकि स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग इज टोटली साइंटिफिक लॉजिक, है ना। इसलिए कहा जाता है वेयर साइंस एंड्स फ्रॉम देयर स्पिरिचुअलिटी बिगिंस। तो एक ऐसा साइंस है जो हमारी इंटरनल मैकेनिज्म को हमें समझने की क्षमता देता है। तो इसीलिए साइंस भी है, साथ ही साथ मेडिटेशन जो करते हैं हम स्पिरिचुअलिटी में, तो मेडिटेशन में राइट ब्रेन डेवलप होता है। तो जब दोनों ब्रेन हमारे फुल्ली डेवलप्ड हो जाते हैं और उसके बाद जब गृहस्थ में जाते हैं या गृहस्थ में होने के बाद भी जब स्पिरिचुअलिटी में आते हैं, तो दोनों जब ब्रेन को डेवलप किया जाता है, दोनों हेमिस्फीयर्स हमारे डेवलप होते हैं, और फिर हम गृहस्थ में, तो अगर कोई बोल रहा है सामने वाला, तो ये समझती है कि अभी इसका लेफ्ट ब्रेन चल रहा है, मुझे आर्ग्यू नहीं करना है। तो एक्सेप्टेंस लेवल जो है वो बढ़ जाता है।
ये भी नहीं है कि हमें सहन ही करना है, या जैसे आपने पूछा कब तक सहन करना है, कितना सहन करना है, ये भी नहीं है कि मुझे हर बार सहन ही करना है और चुप ही रहना है। लेकिन समय आने पर उस चीज को क्लैरिफाई करना भी जरूरी होता है। और जब समय आने पर उसको क्लैरिफाई, जब उसके राइट ब्रेन फंक्शन करती है, तब हम लेफ्ट ब्रेन को यूज करते हुए उसको क्लैरिफिकेशन दे तो उसकी समझने की क्षमता भी हो जाती है, वो भी उस समय एक्सेप्ट कर सकता है। तो गृहस्थ जीवन जो है वो एडजस्टमेंट पर नहीं चलता है जी, लेकिन एक कमिटमेंट आता है, एक्सेप्टेंस आते हैं, एक दूसरे को एज इट इज स्वीकार कर सकते हैं और स्वीकार करके आगे बढ़ना सहज हो जाता है। यही आध्यात्मिकता हमें सिखाती है। दीदी यहाँ पे मैं थोड़ा ऐड करना चाहूँगी, जैसे आपने बहुत सुंदर तरीके से बताया लेफ़्ट एंड राइट ब्रेन के बारे में, तो ऐसे ही स्पिरिचुअलिटी हमें ये सिखाती है कि किस तरह से बैलेंस करके चलना है, जैसे लव एंड लॉ का बैलेंस। तो हर वक्त चुप भी नहीं रहना है, ये इससे आपको बहुत नॉलेज मिलती है कि पता चलता है कि कब बोलना है, कब नहीं बोलना, जैसे आपने बहुत सुंदर तरीके से बताया। दीदी आपने बहुत ब्यूटीफुली और बहुत लॉजिकली इसको एक्सप्लेन किया है, एकदम दिमाग में बैठ गई है वो बात, और इतना इजी हो जाएगा अब अपनी डे टू डे लाइफ में कुछ भी डिसीजन लेने हैं तो हाँ अब मेरा लेफ्ट ब्रेन चल रहा है कि राइट ब्रेन चल रहा है, कहाँ पे मुझे शांत रहना है, कहाँ पे मुझे रिएक्ट करना है। तो मैं बहुत इजीली इस चीज़ को रिलेट कर पा रही हूँ अपनी लाइफ के साथ। लेकिन मेरे को मन में विचार आया कि हमारी मैडम विंग कमांडर मैडम जो है, आपने कैसे किया, क्योंकि आप तो हमेशा लेफ्ट ब्रेन से वर्क किया होगा, तो इसका मतलब आपके हस्बैंड ने राइट ब्रेन से किया होगा। हो सकता है दीदी, बिकॉज आई थिंक आई एम फॉर्चुनेट इनफ कि माई हस्बैंड अदर पार्ट ऑफ द ब्रेन इज वर्किंग, दैट इज वाई। नो, ऐसा नहीं है कि हमारे क्लैशेस नहीं होते हैं, वी डू हैव क्लैशेस, बट वी नेवर गो टू वी नेवर स्टेप आउट ऑफ द हाउस और वी डोंट कैरी इट फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट डे। जो है वो बात वही ख़त्म करके, हाँ ये सीखने में मुझे ज़रूर टाइम लगा, क्योंकि इसके लिए भी मैंने, जैसे आपने बताया, मुझे स्पिरिचुअल नॉलेज की रिक्वायरमेंट थी, और जब मुझे मिली तब मैंने रियलाइज़ किया कि बहुत सारी सिचुएशंस थी which I could have handled in a better way rather than reacting at the moment or confronting my husband or any other person around me at the same time. पहले मुझे लगता था कि सिर्फ कानून का डंडा चलता है, बाद में मुझे लगा कि नहीं, कानून के साथ में प्यार का भी डंडा काम करता है। सर जैसे कि दीदी ने भी बोला कि लॉ एंड लव को बैलेंस करके चलना बहुत ज़रूरी है, और जब हम ये अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो लाइफ में छोटी छोटी चीज़ें जो है वो एडजस्टमेंट नहीं होती हैं, हम ज़्यादा उस चीज़ को एक्सेप्टेंस वाले मोड में आ जाते हैं, तो चीज़ें और बेटर हो जाती हैं। क्या हम इस शो का नाम, इस टॉपिक को थोड़ा चेंज कर सकते हैं? इंस्टेड ऑफ द वर्ड एडजस्टमेंट, दीदी कौन सा वर्ड, या आप बताइए कौन सा? यही कहेंगे एक्सेप्टेंस इज बेटर, कि एक दूसरे को हम स्वीकार कर लेते हैं, एक दूसरे की भावनाओं को स्वीकार करा, और स्वीकार करना वो भी प्यार से और रिस्पेक्ट के साथ। जी दीदी ने बहुत अच्छा बोला, इतना अच्छा हमने डिस्कशन किया है, और एक शब्द निकला एक्सेप्टेंस, विच इज़ सच ए ब्यूटीफुल पॉजिटिव नोट। और इन्होंने बताया भी एक आध्यात्मिकता ही एक रास्ता है जिससे हम अपने लेफ्ट एंड राइट ब्रेन्स को बैलेंस करके रखें। अगर ये हमारे अपब्रिंगिंग में आ जाए तो शायद एडजस्टमेंट वाली परिस्थिति कभी आएगी ही नहीं, हम सिर्फ एक्सेप्ट करेंगे और स्माइलिंग करते हुए मुस्कान के साथ। तो आज की इतनी खूबसूरत चर्चा रही हमारी, और मुझे लगता है बहुत ब्यूटीफुल एक्सपीरियंसेस जो निकल के आए हैं, हमें भी अपनी लाइफ में उस चीज़ से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। जो एडजस्टमेंट है, अगर हम इसको अपनी लाइफ से ही निकाल दें और हर चीज़ को ब्यूटीफुली प्यार से एक्सेप्ट करते हुए चले तो लाइफ और भी ब्यूटीफुल हो जाएगी, हमारी जो ये मुस्कान है ये बरकरार रहेगी। तो चलिए फिर मिलेंगे अगली कड़ी में एक प्यारी सी मुस्कान के साथ। तब तक आप सभी व्यस्त रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें और मुस्कुराते हुए रहें। नमस्कार। सामान्यतया ऐसा देखने सुनने में आता है कि विवाह के बाद महिलाओं का व्यक्तित्व पूर्णतया विकसित नहीं हो पाता। महिला का दाम्पत्य जीवन तनावपूर्ण रहता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सारा एडजस्टमेंट केवल महिला को ही करना पड़ता है। आज की जरूरत है विवाह में एडजस्टमेंट नहीं, एक्सेप्टेंस हो।
तनु मूंगिया इसका उदाहरण है कि स्वीकारोक्ति का गुण मानवीय खुशी की आनंदमयी कड़ी है। एडजस्टमेंट का अर्थ स्वयं की प्रसन्नता से समझौता करना नहीं होता है। आत्मिकता के गुण को धारण कर किसी भी स्थिति में प्रसन्नता का सहज द्वार खोला जा सकता है। नाजुक सी दिखती हूँ पर अंदर ताकत बड़ी है। इच्छा शक्ति के आगे हर बात छोटी पड़ी है। अरे नाजुक सी दिखती हूँ पर अंदर ताकत बड़ी है। इच्छा शक्ति के आगे हर बात छोटी पड़ी है। सहारे बिन चल सकती हूँ, ढूंढू न कोई सहारा। सहारे बिन चल सकती हूँ, ढूंढू न कोई सहारा। टेके घुटने मुश्किलों ने जब तक हिम्मत रखी है। टेके घुटने मुश्किलों ने जब तक हिम्मत रखी है। जीत है मन के जीते जी और हार है मन के हारे। हर जीत है मन के जीते जी और हार है मन के हारे। किस्मत अपनी चमका देंगे, मुट्ठी में होंगे सारे। किस्मत अपनी चमका देंगे, मुट्ठी में होंगे सारे। जीना है तो खुल खुल के जियो, मर मर कर क्या है जीना। अरे जीना है तो खुल के जियो, मर मर कर क्या है जीना। जीवन मेरा ये बेशक है, इस पर अधिकार है मेरा। जीवन मेरा ये बेशक है, इस पर अधिकार है मेरा। जज्बा है इतना मुझ में कि आकाश को छू सकती हूँ। जज्बा है इतना मुझ में कि आकाश को छू सकती हूँ। पर्वत से ऊंची हो चाहे हर बात में सह सकती हूँ। पर्वत से ऊंची हो चाहे हर बात में सह सकती हूँ। हिम्मत है मुझ में इतनी कि कमजोर न मुझे समझना। हिम्मत है मुझ में इतनी कि कमजोर न मुझे समझना। असंभव को संभव कर सकती हूँ मैं, बात समझना। असंभव को संभव कर सकती हूँ मैं, बात समझना। फिक्र की कोई बात नहीं, हर फिक्र की कोई बात नहीं है। साथ में सारी दुनिया, खुद खुदा जब साथ में अपने तो काहे को डरना। खुद खुदा जब साथ में अपने तो काहे को डरना। सागर को स्याही बना लूं, जंगल को कलम बना लूं। अरे सागर को स्याही बना लूं, जंगल को कलम बना लूं। धरती के कागज पर जीवन का मैं सारे उतारूं। अरे धरती के कागज पर जीवन का मैं सारे उतारूं। अरे नाजुक सी दिखती हूँ पर अंदर ताकत बड़ी है। इच्छा शक्ति के आगे हर बात छोटी पड़ी है। हर बात छोटी पड़ी है। हर बात छोटी पड़ी है।